जी हाँ दोस्तों, 19 अगस्त आते आते ममता गुट के लिए एक बड़ी खुशखबरी। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, बंगाल बागी सांसद ममता गुट में बागियों की वापसी की सुगबुगाहट के बीच ममता गुट के लिए 19 अगस्त को एक ऐसी बड़ी खबर आई जिसने ममता गुट को शानदार जीत दिलाई। तो दूसरी तरफ ममता गुट ने शुवेंदु गुट को जोर की पटखनी दी है, जिससे बंगाल से लेकर के देश की राजनीति में एक नया स्टेज आ गया। और इसकी कल्पना भाजपा या शुवेंदु सरकार ने कतई नहीं की थी। दोस्तों, इस बीच में ममता गुट के लिए एक नई एनर्जी की तरह ये जीत आई, क्योंकि ममता गुट ने एक तरफ बंगाल में बार काउंसिल के चुनाव में 23 में से 15 सीटों पर जीत दर्ज कर अपनी पुरानी स्थिति को वापस पा ली है, तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में बंगाल की शुवेंदु सरकार को ममता के खिलाफ वाले केस में मुंह की खानी पड़ी है। हालात ये हो गए कि सुप्रीम कोर्ट में ममता गुट द्वारा रखी गई दलीलों के सामने शुवेंदु सरकार की तरफ से पेश वकील की घिघी मच गई। यहां तक कि ममता गुट ने यह चैलेंज कर दिया कि अगर ममता के खिलाफ आपके पास में वाकई आरोप हैं और आपके आरोप सही हैं, आप आरोपों में सच्चे हैं, तो फिर करा दीजिए सीबीआई जांच। मगर सुप्रीम कोर्ट में शुवेंदु सरकार सीबीआई जांच का नाम सुनते ही बैकफुट पे चली गई। दोस्तों, बंगाल में चुनाव के दौरान आईपैक पर ईडी रेड के खिलाफ दखल देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान ममता बनर्जी की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील मेनका गुरुस्वामी ने कहा कि आप इस पूरे मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश क्यों नहीं करते। अब तो आपने बंगाल जीत भी लिया, सरकार बदल भी गई है, आपकी सरकार है, आसानी होगी। सुनवाई कर रहे मजिस्ट्रेट प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस एनवी अंजारी की बेंच ने भी इस मामले में सहमति जताई कि करवा दीजिए सीबीआई जांच। मगर दोस्तों, कहते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका। मगर दोस्तों, मोदी सरकार और भाजपा सरकार की यहां पर थिथरई देखिए कि कैसे वो भाजपा और उसके केंद्र से लेकर राज्यों की सरकारें जो एक झटके में केंद्रीय एजेंसियों के जरिए विपक्ष के नेताओं को, यहां तक कि उनके मुख्यमंत्रियों तक पर मनगढ़ंत आरोपों की बुनियाद पर केस करवाकर गिरफ्तारियां कराते रहे। खुलेआम भाजपाई कार्यकर्ता पूर्व मुख्यमंत्री ममता के ऊपर हमले करते रहे। यहां तक कि जिस समय वो मुख्यमंत्री थी तकनीकी तौर पर, उस समय भी मतगणना केंद्र पर उनके ऊपर, उनके मुताबिक भाजपाइयों ने और पुलिस ने, इनकी एजेंसियों ने उन पर अटैक किए। मगर वही भाजपा सरकार, उसी सरकार की तरफ से पेश तुषार मेहता सुप्रीम कोर्ट में कहने लगे कि नहीं साहब, सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है, सीबीआई जांच इसमें जरूरी नहीं है, क्योंकि हम इसलिए भी नहीं चाहते कि हम पर यह आरोप न लग जाए कि सरकार बदलने के बाद हमने ममता बनर्जी के खिलाफ सीबीआई जांच बिठा दी है। कमाल है जी, कमाल। आपके लिए तो थोड़ा सा सिर झुका करके स्लो मोशन में ताली होनी चाहिए। गजब गजब ईमानदारी की पराकाष्ठा दिखा रहे हैं आप। दुनिया में सबसे ज्यादा ईमानदारी वाली ट्रैक पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, ईमानदारी के घोड़े पर सवार होकर के। वाह भाई, क्या सफेद झूठ, फ्रेब और मक्कारी का खेल खेला गया, वो भी सुप्रीम कोर्ट में। दोस्तों, वैसे इस अचानक थिथरई वाले अंदाज के पीछे दरअसल भाजपा और इसकी सरकार का डर है, क्योंकि जो हालात बीजेपी फेस कर रही है, जिन स्थितियों में देश की केंद्र सरकार मोदी सरकार है, जिन स्थितियों में देश के जेनजी और विपक्ष ने सरकार को चौतरफा घेर रखा है, ऐसे ही दौर में जब ममता गुट के तोड़े गए सांसदों और विधायकों ने भाजपा को फंसाया, तो फिर भाजपा सरकार और उसकी टीमें घुटनों पर आई, क्योंकि उनको भी लगने लगा कि बागी सांसदों की सांसदी कभी भी जा सकती है, खास तौर पर 4 सांसदों के कहने के बाद कि ना तो वो बीजेपी गुट के साथ हैं, ना ही वो एनडीए के साथ हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में भी वो सीबीआई की जांच कराने की बात से पीछे हट गई। दोस्तों, बारन बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक सुनवाई के दौरान मेहता ने कहा कि मैं इस ट्रैप में नहीं फंसना चाहता कि राज्य सरकार बदलने के बाद जांच सीबीआई को सौंप दी गई। एक राजनीतिक मसला बन सकता है जो हम नहीं चाहते। सुप्रीम कोर्ट इस केस में मेरिट को देखकर फैसला ले। दोस्तों, इतनी सफाई, इतनी ईमानदारी और इतना ईमानदाराना ट्रैक अगर अपना रही भारतीय जनता पार्टी और उसकी तरफ से पेश वकील, तो फिर अभी तक इन 12 वर्षों में जो ट्रैक रिकॉर्ड देखा गया है, बार बार चक्र लगाते हुए,
कभी पुलिस के ज़रिए, कभी सीबीआई के ज़रिए, कभी ईडी के ज़रिए, कभी इनकम टैक्स के ज़रिए, कभी डीआरआई के ज़रिए, और उसमें किसी अरे गहरे को पुलिस उठाती है, एजेंसियां उठाती है, उनसे एक बयान ले लेती है, उस बयान के आधार पर विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर लेती हैं। खुद अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह, मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारियां ऐसी ही हुई थी। तब इनके आकाओं की बेइज्जती नहीं हुई थी, इनके आकाओं के ऊपर आरोप नहीं लगे थे। मगर दोस्तों, हालात बदल चुके हैं। कहते हैं ना कि वक्त अच्छा हो तो इनकी चवन्नी भी रुपए में चलती है, मगर अब वक्त ऐसा है कि इनका रुपया भी चवन्नी छाप हो चुका है। दोस्तों, ईडी ने दरअसल सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दाखिल करके ममता बनर्जी और बंगाल के कुछ पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने, सीबीआई से जांच कराने की मांग की थी। यह याचिका आईपैक पर ईडी रेड के दौरान ममता के दखल को लेकर दाखिल की गई थी। याचिका में कहा गया था कि उस वक्त ममता बनर्जी ने काम में दखल दिया। ममता बनर्जी उस वक्त बंगाल के मुख्यमंत्री थी। उनके इशारे पर पुलिस अधिकारियों ने ईडी को अपना काम नहीं करने दिया। दरअसल तारीख थी 8 जनवरी 2026। दिल्ली का आदेश हुआ। ईडी ने आईपैक दरअसल वो एजेंसी जो चुनावी प्रमोशन, चुनावी स्ट्रैटेजी का काम करती है और ममता बनर्जी के लिए कर रही थी। तो 8 जनवरी 2026 को ईडी ने आईपैक और उसके संस्थापक के ठिकानों पर छापेमारी की, और इस रेड के दौरान ममता बनर्जी पहले आईपैक फाउंडर प्रतीक जैन के घर पहुंची। वहां से सॉल्ट ब्लॉक ऑफिस। ममता का कहना था कि बीजेपी के कहने पर ईडी के अधिकारी चुनाव से संबंधित कागजात लेने आए, किन को प्रत्याशी बना रहे हैं, इनकी स्ट्रैटेजी क्या है, चुनावी रणनीति क्या है, सब कुछ वहां से उठाने आए। उस वक्त ममता को प्रतीक जैन के घर से कुछ कागजात लेकर निकलते हुए, एक फाइल लेकर निकलते हुए देखा भी गया था। मगर दोस्तों, अब इस मामले को लेकर के अगर वाकई ममता बनर्जी के खिलाफ में बीजेपी के पास, शुभेंदु अधिकारी के पास, अमित शाह की ईडी के पास में सबूत हैं, तो फिर सीबीआई जांच की सिफारिश भाजपा की सरकार क्यों नहीं करती? क्यों मना कर दिया सुप्रीम कोर्ट में? दरअसल डर बड़ी चीज होती है, और डर सबको लगता है। इस वक्त लग रहा है वो डर बीजेपी को। उधर दोस्तों, जो दूसरी बड़ी खबर ममता के लिए कि बंगाल में बार काउंसिल के चुनाव में ममता बनर्जी को बड़ी जीत मिली है, जिसमें ममता की पार्टी का बड़ा नैतिक बल उनको मिला है। पश्चिम बंगाल बार काउंसिल चुनाव में टीएमसी ने 23 में से 15 सीटों पर शानदार जीत दर्ज कर अपना कब्जा बरकरार कर लिया। इस चुनाव में बीजेपी को महज 3, वाम मोर्चा को 3, कांग्रेस को 2 सीटें। ममता बनर्जी की सिफारिश पर मैदान में उतरे टीएमसी के वकील, उनके प्रत्याशियों ने 5 आरक्षित महिला सीटों में से 4 पर जीत दर्ज कर ली है। छोटी बात नहीं है। पश्चिम बंगाल बार काउंसिल की कुल 23 निर्वाचित सीटों में से 18 पुरुष, 5 महिलाओं के लिए आरक्षित थी। नतीजों में टीएमसी ने 15, बीजेपी ने 3, लेफ्ट ने 3, कांग्रेस ने 2। 5 महिला सीटों में से टीएमसी ने 4 और कांग्रेस ने 1 पर जीत हासिल की। यानी कि जो महिला सीटें थी, भारतीय जनता पार्टी और उनके लोग, तुष्पुंजिया ज्ञान वाले लोग जो कहते हैं कि अरे हम तो महिला आरक्षण बिल लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो झूठ परोसते हैं, महिलाओं की बड़ी बड़ी बातें करते, एक भी महिला सीट इनकी निकली नहीं। 4 टीएमसी और 1 कांग्रेस की। चुनाव के बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार बार काउंसिल ऑफ इंडिया 2 और महिला उम्मीदवारों को मनोनीत करेगी, जिससे कुल सदस्य संख्या 25 हो जाएगी। टीएमसी लॉ सेल के मुताबिक सभी जिला अदालतों के प्रैक्टिसिंग वकीलों द्वारा मतदान के जरिए बार काउंसिल का गठन किया गया। टीएमसी जल्द ही नया बोर्ड गठित करने जा रही है। दोस्तों, इन तमाम हालात में जाहिर तौर पर ममता और उनका गुट, उनकी पार्टी संकट से जूझ रही है, और संकट की इस घड़ी में अगर ममता बनर्जी के लिए इतनी बड़ी खबर आए कि सुप्रीम कोर्ट में उनके वकील कहें कि भैया ये झूठे आरोप लगा रहे हैं, सीबीआई से जांच करवा लीजिए, सिफारिश करवा दीजिए, आप ही की सरकार है, मगर सुप्रीम कोर्ट में सरकार पलट जाए, घुटनों पर आ जाए, और अगर 23 में से 15 सीटों पर ममता गुट की जीत हो तो इसके मायने हैं। अब ऐसी स्थिति में दोस्तों आगे अभी बहुत कुछ होना है, जिसमें बीजेपी को झटके पर झटके लगेंगे, क्योंकि बागियों के खिलाफ फैसला लोकसभा स्पीकर अटकाए भटकाए लटकाए हुए बैठे हैं, क्योंकि उनके पास में फैसला लेने के लिए बीजेपी के फेवर में तर्क और लॉजिक और तथ्य नहीं है। तर्क, लॉजिक और तथ्य हैं तो ममता गुट के फेवर में। देखना होगा ऐसे में क्या करते हैं वो, और ख़ास तौर पर 4
बागी सांसदों के अंदर से भी बागी होने के बाद इनकी तादाद तो महज 16 बचती है। तो फिर सांसदी इन 16 की जानी तय है। यकीनी तौर पर अगर संविधान सम्मत अगर फैसला देते हैं लोकसभा स्पीकर तो क्या सोचते हैं इन तमाम कड़ियों को जोड़ करके दोस्तों अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।